जय मां शारदे, आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, यूट्यूब पर जाकर के सर्च कीजिएगा एचपीएस एजुटेक और आप इंडिया के किसी भी कोने में चाहे बैठे हो, आप पढ़ पाएंगे इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा विस्तृत तरीके से साथियों, और इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ, कोई भी एग्जाम हो साथियों, इन सब्जेक्ट को विस्तृत तरीके से आप पढ़ पाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मार्केट में चल रही ऑफलाइन कोचिंगों के समान गाइडेंस मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर करूंगा। भरोसा रखिएगा, आपका भरोसा डिगने नहीं दूंगा। थैंक यू। यूट्यूब पर एचपीएस एजुटेक, फेसबुक पर जाइएगा साथियों एचपीएस एजुटेक सोनी सर के नाम से आपको फेसबुक पेज अवेलेबल होगा। इंस्टाग्राम पर जाइएगा साथियों हनुमान सोनी, ढंग से सुनिएगा, हनुमान सोनी 2505, कोई स्पेस नहीं है। आपको इस चैनल से रिलेटेड सामग्री अवेलेबल होगी। इतना हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको इस चैनल पर डाली हुई सामग्री पसंद आ रही हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना न भूलें, ताकि इस भाई का हौसला बढ़ सके। आपका ये दोस्तों सपोर्ट ही हमारा हौसला है, और आप अपन जो है एक कदम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। आज दोस्तों देखो, हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं साथियों, तो इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर आता है इंडिया का मैप। बहुत ही विस्तृत तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद में भारत का परिचय, जिसमें नामकरण, स्थिति, विस्तार, सीमाएं, यह सब मैंने आपको बताई। सेकंड चैप्टर आता है साथियों भारत का भौगोलिक विभाजन, और भौगोलिक विभाजन में भारत को 5 भागों में मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, जिसमें अपन उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मैंने आपका पढ़ाया पहला, जिसमें संपूर्ण हिमालय का निर्माण, उसकी विशेषताएं, उसमें पाए जाने वाले दर्रे, और साथियों दूसरा चैप्टर आया था संपूर्ण भारत की पहाड़ियां, केवल हिमालय के नहीं, मुख्य रूप से जो पीसीएस तक पूछी जाती है संपूर्ण भारत की पहाड़ियों पर मैंने बातचीत की। उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान मैंने आपके सामने रखा था। फिर मैंने आपके सामने रखा साथियों भारत के तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उनकी विशेषताएं, मुख्य तट, यह सब मैंने आपके सामने रखे थे। तटों के नाम, तटों पर स्थित द्वीप, यह सब मैंने आपके सामने रखा। फिर साथियों कल हमारी क्लास हुई थी भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जो सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है, उसकी विशेषताएं, छोटे छोटे उन्हें बटे हुए पठार, उनकी मुख्य प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बताया। आज साथियों एक लास्ट चैप्टर हमारा बचता है इस भौगोलिक विभाजन में, और जिसका नाम है मेरे भाइयों थार का मरुस्थल। ढंग से समझिएगा, थार का मरुस्थल छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कई बार वनडे एग्जामों में यहां से सवाल उठाए जाते हैं। आपसे वादा कर रहा हूं इस सूर्य नगरी राव जोधा की धरती जोधाना सिटी से साथियों, एक एक लाइन में अगर आपको सवाल नहीं मिल जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दूंगा साथियों, मुंह छिपा कर नहीं बैठूंगा, आपका जवाब दूंगा इस चैनल पर। भरोसा रखिएगा, आपकी कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बस साथियों एक ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चैनल को इतना फैलाओ कि हर भाई बहन तक इस चैनल की पहचान हो सके। चलिए अब आज अपन पढ़ेंगे मेरे भाइयों थार का मरुस्थल। देखो समझिएगा, पहले दोस्तों भूवैज्ञानिकों का मानना है कि आज जहां पर थार का मरुस्थल है, वहां पर तरशियरी काल के आसपास, या तरशियरी काल में अपन इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन ऐसे कल्प पढ़ते हैं। साथियों अपन बात करें तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ज्योग्राफिकल सारणी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो जिस प्रकार हिस्ट्री को मुख्य काल क्रमों में बांटते हैं, उसी प्रकार ज्योग्राफी को भी मुख्य काल क्रमों में
बांटा जाता है। साथियों क्या है, कैमरे के सामने थोड़ा सा बारीक सा प्रकाश आ रहा है, सूर्य का सनलाइट आ रही है, थोड़ा ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिएगा साथियों। ज्योग्राफी को भौगोलिक सारणी बांटे गए जिनमें भी अलग अलग कालक्रम है, जैसे प्री कैम्ब्रियन अरावली जो है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविंशियन, सिल्यूरियन, डिवोरियन। इस प्रकार टरशियरी काल में जहां आज हमारा थार का मरुस्थल है वहां पर समुद्र रहा होगा, यह वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। और समुद्र में भूवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, समुद्र में भी साथियों माना जाता है टेथिस महासागर को, टेथिस महासागर को माना जाता है। अब बताया जाता है कि साथियों यहां पर एक विस्तृत सागर था जिसे टेथिस महासागर कहा गया। धीरे धीरे यह सागर उत्तर की ओर खिसका, जिससे हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हुआ, टेथिस अपनति से हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। और इस क्षेत्र में जहां से यह खिसक गया, यहां पर दोस्तों सिकुड़न की क्रिया हुई। ध्यान रखना, सिकुड़न की क्रिया होने से जो समुद्र के अंदर जमा हुआ मलबा था वो दोस्तों शुष्क हुआ, सूखा और एक मरुस्थल में तब्दील हो गया। यह दोस्तों एक सामान्य सी ज्योग्राफिकल मान्यता है, तो फर्स्ट ये आप ध्यान रखना। अब दोस्तों भूवैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पर टेथिस सागर मान लो रहा, तो किस आधार पर आप प्रमाणित करते हैं कि यहां पर सागरीय अवशेष रहा होगा? तो दो प्रमाण है मेरे भाइयों। एक तो देखो नमकीन झीलें, नमकीन झीलें, यह ध्यान रखना, नमकीन यानी लवणीय झीलें। और एक दोस्तों अवसादीय निक्षेप, जिसमें अपन अवसादीय निक्षेप, ध्यान रखना, अवसादी चट्टानों वाले निक्षेप जिनमें साथियों खनिज संसाधन जो है, पेट्रोलियम संसाधन वगैरह मिलते हैं, पेट्रोलियम संसाधनों का मिलना। ढंग से सुनना, नमकीन झीलें दोस्तों जहां पर सागरीय निक्षेप होता है वहां पर लवणीय झीलों के अवशेष बच जाते हैं। तो हमारे भारत में भी ऐसी झीलों का अवशेष देखने को मिल रहा है, जैसे गुजरात में लवणीय झीलें हैं, हमारे राजस्थान में तो खूब, जैसे पचपदरा बाड़मेर, लूणकरणसर बीकानेर, फड़ौदी जोधपुर, डीडवाना, डेगाना, सांबर, ऐसी कई झीलें हैं साथियों जो लवणीय झीलों के रूप में बची हुई है। दूसरी बात दोस्तों अवसादीय निक्षेप, समुद्र के अंदर दोस्तों कचरा या अवसाद जमा होने से हजारों लाखों वर्षों के बाद वो दोस्तों किस रूप में तब्दील हो जाता है? पेट्रोलियम संसाधनों के रूप में। तो आप देख पा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में साथियों खूब सारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के केंद्र है, जैसे बाड़मेर में पचपदरा छतर जहां रिफाइनरी लग रही है साथियों। इसी प्रकार जैसलमेर में रामगढ़ घोटारू गैस का सबसे बड़ा केंद्र है। नागौर बीकानेर का पूनम क्षेत्र, नागौर का माता सुकाशनऊ, यह सब क्या है? तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो पेट्रोलियम के भी मुख्य रूप से। उसके बाद में दोस्तों जीवाश्मीय अवशेष का बचना, तो जीवाश्मीय अवशेष जैसे साथियों देखो जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ एक अभयारण्य है, तो वहां पर कुलधरा गांव में बचे हुए अवशेष, आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकल गांव में लकड़ी के जीवाश्म के रूप में अवशेष है। यह सब दोस्तों इस टेथिस सागर के रूप में बचे हुए प्रमाण हैं। दोस्तों अधात्विक खनिज वाली बात, जैसे यह हमारी जिप्सम हरसोर जिन्हें कहते हैं, ऐसे खनिजों का अवेलेबल होना, बीकानेर नागौर में सर्वाधिक जिप्सम मिलती है, तो ये सब क्या है? इस टेथिस सागर के रूप में अवशेष है। तो पहली मान्यता तो दोस्तों ये सिद्ध हो गई कि हमारे यहां पर क्या था? समुद्र था। बात रही दूसरा फैक्ट आता है दोस्तों कि ध्यान रखना, यह हमारे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका। और इसी मरुस्थल को दोस्तों ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ढंग से समझना, यहीं पर विस्तृत ग्रेट पैलियो आर्कटिक, ढंग से समझना, ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल है, ये अफ्रीका में है साथियों। और ये इधर देखो, ये अफ्रीका ऐसा तो विस्तृत महाद्वीप है साथियों। ये हमारा यहाँ पर इंडिया है, ये बीच में यहाँ पर दोस्तों हिंद महासागर आ गया, ये मध्य एशियाई देश है यहाँ पर। तो ढंग से समझना, इस मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका में यहाँ मरुस्थल है। और यह दोस्तों इस मरुस्थल का पूर्वी भाग का फैला हुआ विस्तार है। तो पूर्वी भाग का फैला हुआ यह विस्तार
मध्य एशियाई देशों में, मध्य एशिया, फिलिस्तीन, इराक, ईरान होता हुआ पाकिस्तान, भारत तक फैल गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही मरुस्थल है साथियों, ये यहां पर संपूर्ण मध्य एशियाई देशों में और पाकिस्तान और भारत में भी मरुस्थल है। तो मैं आपको बता देता हूं, दूसरी लाइन आपसे पूछी जाती है कि भारत का यह मरुस्थल जो है यह अफ्रीका के ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्व का विस्तारित रूप है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जी हां बिल्कुल सही है, जो मध्य एशियाई देशों में फैलता हुआ आगे की ओर साथियों भारत तक फैल गया है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए दोस्तों, यह मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल के निर्माण में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हमारे भारत में साथियों, देखना मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब अपन वायु दाब पढ़ते हैं तो फेरल का एक नियम चलता है पवन में कि उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में तो पवनें मुड़ती है बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाती है दाईं ओर। तो ये देखो, ये 0 डिग्री है, यहां पर एक समझना, इसके उत्तर में 876 किलोमीटर उत्तर की ओर दोस्तों हमारा 8 डिग्री पर यह क्या है, भारत शुरू होता है। तो इसके दक्षिण में तो पवनें ऐसे चलती है, ध्यान रखना, ये बाईं ओर जा रही है, देखो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जा रही है, लेकिन साथियों उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये पवनें, अब देखो उत्तरी गोलार्ध में आते ही पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। तो ये उत्तरी गोलार्ध में आ गई, अब देखो ये दाईं ओर मुड़ रही है, तो पवनें ऐसे आ गई। अब साथियों ये भारत में बरसात लाती है, क्योंकि बंगाल की अरब सागर से, हिंद महासागर से पानी उठाती है, ये बंगाल की खाड़ी से भी, क्योंकि यहां बंगाल की खाड़ी आ गई। तो ढंग से समझना मेरे भाइयों, ये पवन देखो दक्षिण पश्चिम से आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए आप कभी बरसात पढ़ते हो राजस्थान या भारत में तो कहते हैं कि भारत में बरसात दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। ये इसीलिए कहते हैं साथियों, क्योंकि जिस दिशा से पवन आ रही है वही दिशा कहलाती है। पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं साथियों, वेस्टर्लीज, जबकि पूर्व से जाने वाली पवन को पूर्वैया कहते हैं, और हमारे राजस्थानी जैसे लोग तो परवाई बोलते हैं। तो ये दोस्तों पूर्व से आने वाली पवनें होती है। तो ध्यान से सुना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है ये भी थार के मरुस्थल को निर्माण करने में योगदान देती है साथियों। रिपीट कर रहा हूं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से भी भारत में थार के मरुस्थल का निर्माण के लिए उत्तरदायी है। वो कैसे, ढंग से समझना। यह दोस्तों मरुस्थल तो देखो इस बेल्ट में है, ध्यान रखना, जहां पर बालू रेत होगी वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और जहां गर्मी ज्यादा, तापमान ज्यादा होता है वह वायु दाब कम हो जाता है। दोस्तों तापमान और वायु दाब में उल्टा संबंध होता है, ज्यादा तापमान कम वायु दाब, तो वायु दाब कम होने के कारण हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, ध्यान रखना, इसलिए न्यून वायु दाब का निर्माण करती है। और दोस्तों न्यून वायु दाब का निर्माण होने के कारण हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। तो यहां पर तो दोस्तों ठंडा क्षेत्र है, तो उच्च वायुदाब है, यहां पर निम्न, इसलिए इन पवनों को इधर की ओर खींचती है। लेकिन फेरल का नियम लागू होता है, ये पवनें मुड़ जाती है इधर की ओर, तो यह भाग दोस्तों सूखा का सूखा रह जाता है। इसीलिए यह क्षेत्र जो है, मरुस्थल जो है, मरुस्थल के निर्माण में यह पवनें भी उत्तरदायी है। दूसरी बात साथियों ध्यान रखना, यहां यह हमारे भारत में यहां पर यह अरावली पर्वतमाला है, तो यहां पर ध्यान रखना इस मरुस्थलीय क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से इतनी बरसात हो नहीं पाती है। क्यों साथियों, ढंग से सुनना, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी एक ही हवाएं साथियों अरब सागर की ओर से आ रही है तो अरब सागर ही है, बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही है तो बंगाल की खाड़ी। अब साथियों ढंग से सुनना, अरब सागर की ओर से जब यह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें आती है तो यहां पर अरावली पर्वतमाला इधर इस प्रकार है साथियों, इसलिए ये सीधी की सीधी पवनें ऐसी चल जाती है, सीधी चल जाती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ऐसा कोई अवरोध नहीं है इन पवनों को रोकने के लिए, इसलिए इस क्षेत्र में बरसात नहीं कर पाती है और राजस्थान का भाग ये सूखा रह जाता है। तो एक और तो ये हो गई दोस्तों हमारे अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र यानी बरसात की कमी। दूसरी ओर साथियों यह पवनें ऐसे बंगाल की खाड़ी वाली पवनें ऐसे घूमकर आती है, तो शुरुआत यहां से हुई, यहां तक होते होते बरसात करते करते यहां तक अरावली तक आती है दोस्तों। तब इन पवनों के आगे देखो अवरोध तो आ रहा है, ये अरावली आ गई, लेकिन साथियों यहां तक आते आते तो ये संपूर्ण बरसात कर देती है और ये पवनों का मानसून कमजोर हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में इतनी बरसात नहीं कर पाती है और ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश सूखा का सूखा रह जाता है। इसलिए यह थार का मरुस्थल में एवरेज बरसात 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर ही होती है। क्यों भाइयों? क्योंकि
ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के समानांतर खींची गई है। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के जो समानांतर खींची गई है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कैसे? अरावली से पश्चिम की ओर से बरसात 20 से 50 सेंटीमीटर एवरेज है, जबकि इधर की ओर दोस्तों 50 से ज्यादा होती है, इसलिए यह मरुस्थल का निर्माण होता है। चलो अब देखो, एक एक फैक्ट को नोट करना मेरे भाई साथियों। चलिए आगे बढ़ता हूं, अब सुनना। यह मरुस्थल दोस्तों पहले भारत पाकिस्तान एक था, तो दोनों एक ही नाम से जाना जाता। आज हमारे ये मरुस्थल जो है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिप रेखा जो अंतरराष्ट्रीय लाइन है, इस रेड क्लिप रेखा के कारण ये अलग हो गया। तो पाकिस्तान वाले मरुस्थल का तो नाम क्या है? थालका मरुस्थल। ढंग से सुनना, थाल है। और ये भारत वाला मरुस्थल थारका मरुस्थल है साथियों। कंसेप्ट किधर हुआ? भारत और पाकिस्तान में मरुस्थल एक ही है, लेकिन इंटरनेशनल लैंड के द्वारा दोस्तों अलग हो गया। लाइन का नाम है रेड क्लिप रेखा। सर सिरिल रेड क्लिप ने 1947 में आयोग बनाया, जिसके द्वारा यह निर्धारित हुई थी। तो इस मरुस्थल का नाम थाल है, इसका नाम थार है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों भारत के मरुस्थल की, तो ध्यान रखना यह थार का जो मरुस्थल है, फैक्ट नोट करना, पूरी दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। ध्यान से सुनना, संपूर्ण पृथ्वी में 20% क्षेत्रफल पर दोस्तों मरुस्थल है, यानी 1/5वां भाग में मरुस्थल फैला हुआ है। लेकिन इतने सारे मरुस्थल है संपूर्ण पृथ्वी पर, जिनमें से सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल, जनसंख्या वाला मरुस्थल थारका मरुस्थल है। दूसरी बात, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कौन सा है? थारका मरुस्थल है। तो इस बात को थोड़ा नोट करते हुए चलना। सर्वाधिक वनस्पति आवरण, पारिस्थितिकी क्षेत्र इसी मरुस्थल में पाया जाता है। वर्तमान में दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली इंदिरा गांधी नहर इसी मरुस्थल को हरा भरा बनाने में सहयोग कर रही है। उसकी एक समस्या है दोस्तों सैम की समस्या, जिसके कारण पानी जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा हो जाने के कारण जमीन दलदल होती जा रही है। यही एक समस्या साथियों। बाकी इंदिरा गांधी नहर ने थार के मरुस्थल को हरा भरा बना दिया है। यह एक सबसे बड़ी इस मरुस्थल की विशेषता है। चलिए अब देखते हैं अपन दोस्तों, हमारा ये जो थार का मरुस्थल है, ध्यान रखना, थार का मरुस्थल जो है यह भारत में मुख्य रूप से 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा? पंजाब, ढंग से सुनना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथियों गुजरात। ढंग से सुनना, 4 राज्यों में विस्तारित है साथियों। आप ऐसा ही मत सोचना कि हमारे राजस्थान में ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है, जिनमें साथियों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है हमारे राजस्थान का, लगभग 61.11 अपन पढ़ते हैं, लेकिन भारत का 60% मरुस्थल राजस्थान में है साथियों। ये ध्यान रख लेना, 60% मरुस्थल राजस्थान में है। इस मरुस्थल में राजस्थान के लगभग 13 जिले आ रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान के, और इस क्षेत्र में राजस्थान की 40% आबादी रह रही है। लेकिन इन राज्यों में भी दोस्तों क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। तो थोड़ा ध्यान रखना, यह मरुस्थल केवल राजस्थान राज्य में ही नहीं है। इस मरुस्थल में साथियों, इस मरुस्थल का जो ढाल है, इस मरुस्थल का ढाल ध्यान रखना, ये बीच में अरावली पर्वतमाला ऐसे आ जाती है, इसलिए इसका ढाल दक्षिण की ओर व दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे है साथियों। कैसे पता चलता है कि ढाल किधर की ओर है? नदियों के द्वारा बहने वाले पानी के माध्यम से पता लगाते हैं दोस्तों। इस मरुस्थल में यहाँ मुख्य 2-3 नदियां हैं, जैसे घग्गर नदी जो गंगानगर मानगढ़ के पास में है, उत्तर से आती है। हमारे लूणी इसकी प्रमुख सबसे बड़ी नदी है, जो अजमेर में अरावली क्षेत्र से निकलती है, नागपाड़ से, और साथियों जाती हुई चलती है, कच्छ के रण में जाती है। ध्यान रखना। तो यह जो है मरुस्थल हमारे संपूर्ण 4 राज्यों में विस्तारित है। गुजरात का कच्छ जिला, तो सबसे बड़ा कच्छ का रण इसी में है। अब देखो साथियों, आपको एक आगे बात करते हैं इस मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। इस मरुस्थल में दोस्तों बरसात की कमी होने के कारण लंबी जड़ों वाले कांटेदार पत्तियों वाले वृक्ष, ये कांटे दोस्तों पेड़ पौधों की पत्तियां ही है, जो जल की नमी की क्षमता कम होने के कारण कांटों का रूप लेती है। तो मुख्य रूप से खेजड़ी, बबूल, बेर, केर, ऐसे यहाँ पर कीकर वगैरह दोस्तों यहाँ पर वृक्ष
होते हैं ज्यादातर। आजकल दोस्तों भारत सरकार ने सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम के लिए सफेदा, जिसे यूकेलिप्टस वगैरह कहते हैं, ऐसे वृक्ष इंदिरा गांधी नहर के चारों ओर लगवाए जा रहे हैं जिससे हरा भरा क्षेत्र बन सके। दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पर मुख्य रूप से बाजरे की खेती होती है। बाजरे के अलावा यहां पर मोट है, मूंग है, दलहन वाली ऐसी फसलें होती है। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था हो जाने के कारण, वर्तमान में नहरें और कुएं हो जाने के कारण यहां पर अन्य फसलों का भी सहयोग रहा है। तो यह हमारे मरुस्थल की थोड़ी विशेषताएं हैं। अब देखो मरुस्थल में दोस्तों, इस मरुस्थलीय क्षेत्र को स्थानीय भाषा में थड़ी क्षेत्र भी कहते हैं। थड़ी क्षेत्र कहते हैं दोस्तों स्थानीय भाषा में, ध्यान रखना। अब इन मरुस्थल की कुछ दोस्तों शब्दावली है जिनसे एग्जामिनर सवाल पूछता है, मैं आपको बताता हूं। देखो बालू का स्तूप, बालू का स्तूप क्या होता है साथियों, ढंग से सुनना। कुछ क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे यहां पर ग्रीष्म काल में न्यून वायुदाब होता है तो पवनें हल्की होकर के चलने लगती है साथियों, इसलिए इस क्षेत्र में तेज आंधियां चलती है ग्रीष्म काल में, संपूर्ण मरुस्थल में चलती है साथियों। रेलवे लाइनें तक जाम हो जाती है, ध्यान रखना, सड़कों पर रेत के ढेर लग जाते हैं। इन क्षेत्र को दोस्तों अपन जो ये पवने जो होती है पाकिस्तान की ओर से आती हुई बिहार की ओर जाती है, उनको अपन लू कहते हैं साथियों स्थानीय भाषा में। ध्यान रखना, ऐसे बवंडर की तरह ऊपर उड़ता है, उसको बबूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, बबूलिया कहते हैं, यह भी ध्यान रखना। इन पवनों के कारण दोस्तों कई प्रकार के रेत के दड़े बन जाते हैं, उनके अलग अलग नाम है। जैसे देखो यह पवने इधर की ओर आ रहा है तो इन पवनों की तरह ऐसे रेत के दड़े बनते हैं, यानी पवन के अनुकूल बनने वाले जो रेत के टिल्ले होते हैं उनको कहते हैं पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप। ध्यान रखना दोस्तों, पहला बालू का स्तूप पवनानुवर्ती यानी पवन के अनुवर्त रेखा की तरह ऐसे ऐसे दोस्तों लगातार बन जाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे उनको अपन कहते हैं पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप। चलिए दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है, पवन वाले रेतीले क्षेत्र में दोस्तों पवनें तेज चलती है तो रेत को एक जगह से उड़ा लेती है और दूसरे जगह पर सामने कोई अवरोध आता है तो वहां पर जमा हो जाती है। तो जहां से रेत उड़ती है वहां पर तो गड्ढा बन जाएगा, इसे कहेंगे वात गर्त, वात गर्त। और जहां पर रेत जमा होगी उसे अपन कहते हैं दड़ा, यानी टिल्ला कहते हैं, स्तूप कहते हैं साथियों, इसलिए स्तूप बन जाते हैं। अब देखो यहां से रेत उड़ रही, सामने कोई अवरोध आया तो दोस्तों ऐसे टिल्ले बन जाते हैं, ऐसे टिल्ले। ध्यान रखना, बीच में खाली जगह और ऐसे किनारों की ओर निकल जाते हैं तो आपको आकृति लगेगी ऐसे दूज के चांद के समान, बीजरो चांद केड़ों में आधा चंद्राकार आकृति बनती है, उसे कहते हैं बरखान साथियों। तो ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जा सकता है, यह रंध्र युक्त होते हैं, ध्यान रखना, गतिशील होते हैं, ये टिले फैलते रहते हैं, सामने कोई अवरोध आने से दो बीच में टिला और दोनों और किनारे निकल जाते हैं तो दूज के चांद जैसा ऐसा लगता है साथियों। ये श्रृंखलाबद्ध रूप में होते हैं ऐसे, ध्यान रखना, ऐसे। तो इनको बरखान के नाम से जानते हैं। कभी आप बीकानेर साइड में गए हो तो दोस्तों देखना आपको मिलेगा बीकानेर चूरू साइड में रोचक दर्रे, ये हमारे दड़े हैं, आनंददायक दोस्तों महसूस होता है देखना। तो यह क्या है, बरखान कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पवन के समकोण बनने वाले दरे हो, ध्यान रखना, पवन के समकोण, दोस्तों पवन चल रही है ऐसे बन रहा है दर्रा नहीं सॉरी दड़ा दोस्तों, तो उसको अपन कहेंगे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ यानी पवन के समकोण बनने वाले को अनुप्रस्थ कहते हैं। दोस्तों कहीं पर महिला के जो अपन जो से लड़कियां जो जुड्डे में पिन लगाती है, हेयर पिन, इस आकार के हमारे जो दड़े बनते हैं तो उनको पैराबोलिक के नाम से भी जाना जाता है, पैराबोलिक कहलाता है। पवने दोस्तों अगर मान लो ग्रीष्म काल में पवने एक स्थान से दूसरे स्थान बारी बारी से दिशा चेंज करती है, कभी ऐसे चली, कभी ऐसे चली, कभी ऐसे, तो देखो आप तारे के समान बन गया बालू का स्तूप। तो इसे दोस्तों तारा बालू का स्तूप भी कह सकते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे बालू का स्तूप भी बनते हैं। यह तो हुआ दोस्तों बालू का स्तूप वाला क्षेत्र। अब देखना साथियों, अगर मान लो ये तो बालू का स्तूप वाला हुआ, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं होते हैं, चट्टानी मरुस्थल होता है, पत्थरीला मरुस्थल होता है, ध्यान रखना। तो पत्थरीला मरुस्थल होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, जहां पर इतनी रेत नहीं उड़ती जैसे हमारे पोखरण क्षेत्र में फैला हुआ ही है। तो ये क्या है,
पथरीला मरुस्थल। देखो अगर आपको पूछ ले साथियों कि रेतीला मरुस्थल हो तो उनको कहेंगे दोस्तों रेग। क्या कहेंगे? रेतीले मरुस्थल को दोस्तों रेग। ईर्ग, ईर्ग होता है दोस्तों रेतीला मरुस्थल, रेग होता है पथरीला मरुस्थल, और हम्मादा यह होता है चट्टानी मरुस्थल। यह दोस्तों नाम है किसके? सहारा के मरुस्थल में इनको नाम दिया जाता है, इसलिए यहां पर भी नाम रख दिए। रेतीला मरुस्थल हो बालू वाले धूड़ वाला तो ईर्ग, पथरीला हो तो रेग, और हम्मादा हो तो चट्टानी मरुस्थल होता है। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारे दोस्तों राजस्थान साइड या इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे जगह जगह मरुस्थल मिलते हैं टीले। अब देखो एक दो शब्दावली और मैं आपके सामने रखता हूं। लघु मरुस्थल, यह क्या है साथियों? लघु मरुस्थल। देखो पश्चिम में जो विशेष मरुस्थल है इसके थोड़ा सा पूर्व में गुजरात के कच्छ के रण से लेकर के बीकानेर तक फैली हुई एक श्रृंखलाबद्ध जो स्तूपीय श्रृंखला है उसको लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इन रेतीले टीलों के बीच में दोस्तों निम्न भूमि होती है जहां पर वर्षा का जल भर जाता है और अस्थायी रूप से यह जल रहता है, दलदल नुमा क्षेत्र बनता है जिसे झील कहते हैं। वो झील क्या कहलाती है? टाट, डांड या रण कहलाती है दोस्तों, जैसे कच्छ का रण। तो इनको टाट डांड रण कहते हैं। हमारे राजस्थान में मैं बात करूं जोधपुर में दोस्तों बाप क्षेत्र, बाप जोधपुर में हो गया, फड़ोदी, हमारी बाड़मेर की ओर बात करूं तो थोप दोस्तों, कन्नौड़, बरमसर, भाकरी, ये ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर साथियों ऐसी टाट डांड रण मिलते हैं। तो यह हमारा मरुस्थल है साथियों। इससे ज्यादा तो मुझे मरुस्थल में कुछ देखने को मिला नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आज हमारा भारत का भूगोल का दूसरा चैप्टर जो भारत का भौगोलिक विभाजन था खत्म हो गया। बात करेंगे दोस्तों अगले चैप्टर में भारत का अपवा तंत्र, जिसमें संपूर्ण नदियां और झीलों की बात करेंगे। एक चैप्टर दोस्तों बच गया इस क्षेत्र में, तट हमने पढ़ लिए, तटों पर स्थित बंदरगाह। शाम तक ये क्लास अपलोड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप मेहनत कीजिएगा, अपने सपने को साकार करें। और भी कुछ नवीन जानकारी हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं साथियों, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही इंसान होता है जो अपने विद्यार्थियों से सीखता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छा टीचर वही होगा जो स्वयं भी जलता रहेगा और दूसरों को भी जलाता रहेगा, तब ही उजाला हो सकता है मेरे भाइयों, नहीं तो नहीं। दीपक स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। इस प्रकार आपसे उम्मीद करता हूं कि कोई अच्छी जानकारी मिले तो कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमें नया ज्ञान स्कोप बना सके। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हर भाई बहन तक इस भाई की आवाज को पहुंचाएं। धन्यवाद।